नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बुलेटिन में सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी कल जाएंगे लोहाघाट के चिड़ियाढूंगा गांव। मल्लिकार्जुन हायर सेकेंडरी स्कूल के नवनिर्मित भवन का करेंगे उद्घाटन। जिला प्रशासन ने पूरी की तैयारियां। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने देहरादून के डाइट संस्थान में चल रहे निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण। प्रदेश का सभी डाइट संस्थानों को स्मार्ट डाइट बनाने की तैयारी। राजधानी में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने और पिलाने वालों पर कार्रवाई। 2 माह में 2265 लोगों पर की गई कार्रवाई। चालान काटकर वसूला 8,20,500 रुपए का संयोजन शुल्क। उत्तराखंड में नेशनल गेम्स 28 जनवरी से। तैयारियों को लेकर कमिश्नर दीपक रावत ने स्टेडियम का किया निरीक्षण। विभिन्न खेलों में 1500 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। और हल्द्वानी में लाखों टन कूड़े में लगाई आग। हवा में फैला जहर। कई लोगों को सांस लेने में हुई दिक्कत। दमकलों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की शुरू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 6 दिसंबर को चंपावत जिले के लोहाघाट का प्रस्तावित दौरा है। मुख्यमंत्री लोहाघाट नगर के समीप चिड़ियाढूंगा गांव में मल्लिकार्जुन हायर सेकेंडरी स्कूल के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करेंगे। हालांकि अभी मुख्यमंत्री का शासन स्तर से आखिरी शेड्यूल नहीं आया है। अलबत्ता जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर हेलीपैड, सड़क मार्ग और सीएम की सुरक्षा आदि विभिन्न पहलुओं की सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जानकारी के मुताबिक मल्लिकार्जुन स्कूल का यह निजी कार्यक्रम है जिसमें मुख्यमंत्री के सुबह 10 से 12 बजे के बीच पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। जिलाधिकारी नवनीत पांडे और पुलिस अधीक्षक अजय गणपति द्वारा सीएम के दौरे को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सीएम फोर्ती गांव स्थित अस्थायी हेलीपैड पर उतरेंगे जहां से वो कार के जरिए मल्लिकार्जुन स्कूल पहुंचेंगे। उप जिलाधिकारी लोहाघाट रिंकू बिष्ट ने लोक निर्माण विभाग, पुलिस, तहसीलदार और मल्लिकार्जुन स्कूल के डायरेक्टर और प्रधानाचार्य के साथ बैठक कर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इधर फोर्ती गांव में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त स्थायी हेलीपैड की तस्वीर बदलने का प्रयास कर सड़क मार्ग में सफाई और रंगरोगन कर उसे चमकाया जा रहा है। प्रदेश के सभी जिलों में शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी कि डाइट की अहम भूमिका है, जिन्हें अब स्मार्ट डाइट बनाने की तैयारी की जा रही है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने देहरादून के डाइट संस्थान में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इसके दौरान डीजी शिक्षा झरना कमटान भी मौजूद रहीं। इस बीच शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश का सभी डाइट संस्थानों को स्मार्ट डाइट बनाने के लिए तेजी से काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि इन सभी संस्थाओं में स्मार्ट क्लास बनाई जाएंगी और हॉस्टल भी बनाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने सभी डाइट संस्थानों को लगभग 40 करोड़ रुपए दिए हैं और हम लगभग 1 महीने में सभी डाइट संस्थानों का विधिवत लोकार्पण करेंगे। प्रदेश में जितने भी डाइट हैं हमारे, उनको स्मार्ट डाइट बना रहे हैं सभी जगह। और इस संदर्भ में सभी जगह आजकल बहुत तेज गति से काम भी चल रहे हैं। वहाँ स्मार्ट क्लास से भी बनाई जाएंगी क्योंकि सारे टीचर्स ट्रेनिंग ही होती हैं। वहाँ पे हॉस्टल भी बना रहे हैं, वहाँ पे क्लासरूम भी बना रहे हैं, फिर एक लेक्चर रूम भी रहेंगे। तो अलग अलग प्रकार से बनाए जा रहे हैं और लगभग 40 करोड़ रुपये से ज़्यादा हमने सभी डाइट्स को दिए हैं। और आज इसी संदर्भ में मैं यहाँ देखने आया था कि यहाँ भी काम काफ़ी तेज़ी से हुआ है और मुझे लगता है कि 1 महीने में इसका जो है विधिवत हम लोग लोकार्पण भी कर देंगे। उत्तराखंड में पहली जौनसारी फिल्म मेरे गांव की बाट को रिलीज किया गया। फिल्म को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में दर्शक पहुंचे थे जो फिल्म देखकर काफी खुश नजर आए। फिल्म के प्रोड्यूसर और उत्तराखंड सूचना विभाग में संयुक्त निदेशक के.एस. चौहान का कहना है कि यह फिल्म जौनसार की संस्कृति को आगे बढ़ाने का एक प्रयास है। देखिए एक रिपोर्ट। उत्तराखंड राज्य की पौराणिक संस्कृतियों में से एक जौनसार बाबर की पारंपरिक बोली भाषा पर बनी फिल्म मेरे गांव की बाट देहरादून के पीवीआर में रिलीज हो गई है।
इस फिल्म को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में दर्शक पहुंचे थे, जो फिल्म देखकर काफी खुश नजर आए। फिल्म के प्रोड्यूसर और उत्तराखंड सूचना विभाग में संयुक्त निदेशक के.एस. चौहान ने कहा कि वो लगातार जौनसार की संस्कृति को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे, ताकि आज की युवा पीढ़ी को अपनी पौराणिक संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिल सके, और इसीलिए उनके द्वारा इस फिल्म का निर्माण किया गया है। 8-10 सालों से मैं इतना की थी कि इस तरह की जौनसारी मूवी बने, जिसमें जौनसार बाबर का पूरा कल्चर दिखे, वहाँ के रीति रिवाज दिखे, जो जिसको एक आप बोल सकते पूरे जौनसारियत जिसमें दिखे। उस मूवी को आज हम मुकाम पे ला पाए और इतना प्यार मिल रहा है पूरे जौनसार बाबर, रवाई, जौनपुर और गढ़ उत्तराखंड, कुमाऊनी और गढ़वाली, जितना भी हमारा पहाड़ का जो क्षेत्र है, सब बता रहे हैं कि ऐसी मूवी हमने आज तक देखी नहीं है। जो मूवी बनी है वो काबिल तारीफ है। फिल्म को देखने आए प्रसिद्ध लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी भी खुश नजर आए। लोक गायक के अलावा दर्शकों ने भी इस फिल्म की भूरी भूरी प्रशंसा की है। मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद आए। इसका गीत संगीत बहुत अच्छा है, जौनसार बाबर को का कल्चर को जो है वो सामने लाता है, और यहाँ के शूटिंग स्थल बहुत सुंदर चयन किए गए हैं। मैं इस पिक्चर को देख करके बहुत उत्साही हूँ, और वास्तव में ये पिक्चर जौनसार बाबर के लोक संस्कृति के लिए मील का पत्थर साबित होगी। जौनसार बाबर के रीति रिवाज, परंपरा, रहन सहन, खान पान, जीवन जीने की पद्धति और वहाँ का विवाह पद्धति वो बिल्कुल अलग है। परंतु अभी तक जौनसार बाबर का जो नकारात्मक पक्ष था वो देश और दुनिया के सामने था, परंतु इस फिल्म के आने के बाद जौनसार बाबर का जो सकारात्मक पक्ष है, एक सामूहिक परिवार जीवन प्रणाली क्या होती है, वहाँ का विवाह क्या है, ये तमाम बातें देखने को मिलेगी। फिल्म को देखने आई जौनसार की महिलाएं भी अपने पारंपरिक वेशभूषा में पीवीआर पहुंची थी, जो मॉल में मौजूद दूसरे दर्शकों के लिए चर्चा का विषय रहा। जौनसार की महिलाओं ने भी इस फिल्म को देखकर अपने आप को जौनसारी होने पर गर्व महसूस किया। मैं जौनसार की रहने वाली हूँ, बहुत ही अच्छा लगे। ये पिक्चर बहुत अच्छी है, जितने भी कलाकार थे बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छा कह रहा है। हमें ऐसा लगा जैसे हमारे अपने परिवार वाले हैं ये लोग, मतलब उसे देख के हमें बहुत मन खुश हुआ, अति खुश हुआ, बहुत ही ज़्यादा। मैंने सोचा कि मेरे को ये स्टेप लेना चाहिए कि मैं आगे आऊँ और जो है अपने कल्चर को प्रमोट करने का कोई तरीका सोचूं। तो मेरे को लगा कि मेरे फादर का सपना था फिल्म बनाना, तो क्यों ना मैं उसमें मतलब कोशिश करूं कि मैं कुछ इसमें लाइक अपना वो दे पाऊं। तो मैं एक्टर तो हुई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसमें लाइक थोड़ा लीड रोल करूं। तो मेरा इसमें ऑडिशन हुआ और ऑडिशन में डायरेक्टर सर को अच्छा लगा, तो फाइनली हमने ये प्रोसेस स्टार्ट किया। फिल्म के अभिनेता अभिनव चौहान ने कहा कि इस फिल्म के बन जाने और उसके पर्दे पर उतरने से उनके पिता का सपना पूरा हुआ है। लगातार अपने जौनसार की संस्कृति को लोगों तक पहुंचाने का वो कार्य करते हैं। इसके साथ ही अभिनेता अभिनव चौहान ने ये भी कहा कि ये फिल्म आज की युवा पीढ़ी को संदेश देने का कार्य भी करेगी, जो अपनी माटी जमीन से दूर हो गए हैं। जन टीवी के लिए उत्तराखंड डेस्क की रिपोर्ट। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने और पिलाने वालों के विरुद्ध देहरादून पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान 2 महीने में दून पुलिस द्वारा सार्वजनिक जगहों, जंगल में, सड़क किनारे, गाड़ियों में बैठकर शराब पीने वालों और शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की गई। इस दौरान खुले में शराब पीने वाले 2265 लोगों का पुलिस अधिनियम में चालान कर 8,20,500 रुपए का संयोजन शुल्क वसूला गया। इसके अतिरिक्त 508 व्यक्तियों को शराब पीकर वाहन चलाने पर मौके से गिरफ्तार किया गया और सभी 508 वाहनों को सीज किया गया। ये देहरादून पुलिस के द्वारा लगातार जो ऐसे तत्व हैं कि जो गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त हैं या गैर कानूनी अगर कोई काम कर रहे हैं, तो उनके ऊपर लगातार हमारा अभियान जारी है और लगातार प्रतिदिन जो है अभियान के रूप में कार्रवाई की जा रही है। कल भी हमारे द्वारा जो है विभिन्न थाना क्षेत्रों में जो है प्रचुर मात्रा में कार्रवाई की गई। जो लोग सड़क के किनारे अपना वाहन खड़े करके या सड़क के किनारे झाड़ी वगैरह में अगर कोई दारू का सेवन कर रहे हैं, किसी और प्रकार का नशे का सेवन कर रहे हैं, तो उनके विरुद्ध हमारे द्वारा जो है युद्ध स्तर पर कार्रवाई की जा रही है और ये कार्रवाई लगातार आगे भी जारी रहेगी। सोमेश्वर के मुख्य चौराहा और बाजार के अन्य हिस्सों में प्रायः जाम के हालात बने रहते हैं। इससे आम लोगों, स्कूली बच्चों, पर्यटकों और व्यापारियों को दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। सोमेश्वर से अल्मोड़ा, हल्द्वानी, रानीखेत, द्वाराहाट, कौसानी, ग्वालदम और बागेश्वर के लिए चारों दिशाओं को सड़कें जाती हैं।
बीते रोज मल्ली बाजार के मुख्य चौराहा और गिरेचिना रोड पर लगभग 1 घंटे तक जाम लगा रहा। टैक्सी पार्किंग की स्थायी व्यवस्था नहीं होने के कारण पुलिस भी हालात से निपटने में नाकाम साबित हो रही है। जाम में एम्बुलेंस, ट्रक, स्कूल बस, छोटे वाहन और पर्यटकों के वाहन भी देर तक फंसे रहे। पुलिस और अन्य लोगों ने कड़ी मशक्कत कर इस जाम को खोला। उत्तराखंड में सशक्त भू कानून पर जनता की राय जानने के लिए तहसील परिसर नरेंद्र नगर में उप जिलाधिकारी देवेंद्र सिंह नेगी द्वारा एक आम बैठक आहूत की गई। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने सुझाव रखते हुए कहा कि उत्तराखंड को भू माफिया के चंगुल से बचाने के लिए हिमाचल की तर्ज पर सशक्त भू कानून लागू किया जाए। निरंतर जन आंदोलनों के बावजूद सरकार सशक्त भू कानून पर चुप्पी साधे हुए है। नागरिकों ने यह भी सवाल उठाए कि संयुक्त खाते की जमीन एक ही व्यक्ति खुर्द-बुर्द कर रहा है। इस तरह की लचर कानून व्यवस्था से पारिवारिक झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। डोईवाला से देहरादून वाया दूधली बाईपास मार्ग सड़क चौड़ीकरण की मांग स्थानीय ग्रामीणों द्वारा लंबे समय से की जा रही है, लेकिन प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। बता दें, पहले भी जब सड़क चौड़ीकरण हुआ था तो सिर्फ 6 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण किन्हीं कारणों से रुक गया था। लगातार इस रोड पर सड़क हादसे हो रहे हैं। इससे कई लोगों की मौत हो चुकी है। कई बार ग्रामीणों द्वारा धरना प्रदर्शन कर आंदोलन किए गए, लेकिन दुर्भाग्य है कि इस रोड का चौड़ीकरण अभी तक नहीं हो पाया। आज कांग्रेस, भाजपा और किसान सैनिक एकता मंच के साथ किसान यूनियन के लोगों और जनप्रतिनिधियों ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सभी ने एक सुर में रोड चौड़ीकरण की मांग की और प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि सड़क चौड़ीकरण का मामला जल्द हल नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन कर सड़क जाम करेंगे। कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, उनकी वजह से इसमें विलंब हुआ है। कुछ बजट का जो प्रावधान था वो जिस रूप में विभाग ने अपना एस्टीमेट बना करके दिया था, शायद उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स थे और उनको दुरुस्त करने में थोड़ा समय लगा है। और मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जो हमारे इस प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री हैं, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, उनके नेतृत्व में पूरे प्रदेश का त्वरित गति से विकास भी हो रहा है और ये देहरादून की महत्वपूर्ण सड़क है। निश्चित रूप से ये भी शीघ्र ही बनने जा रही है। दूधली क्षेत्र के सभी ग्रामीण जनप्रतिनिधि यहाँ दूधली में बैठक करी हम लोगों ने, और जिसमें पीडब्ल्यूडी के पदाधिकारी भी रहे, सरकार की तरफ से प्रतिनिधि भी यहाँ मौजूद रहे। और जो मांग है हमारी काफ़ी समय से, जो ये दूधली मार्ग है, देहरादून से डोईवाला को जोड़ता हुआ जो ये मार्ग है, आधे मार्ग तो कुछ समय पहले निर्माण किया गया था, मगर करीब 6 किलोमीटर जो सड़क है वो उसका चौड़ीकरण नहीं किया गया। बहुत बार यहाँ के ग्रामीणों ने आंदोलन किया, सड़क पे जाम किया। कुछ समय पहले भी, करीब 15-20 दिन पहले भी जाम किया गया था, तो सबको आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही सड़क का निर्माण किया जाएगा, मगर आज तक कोई निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है। आरोप और प्रत्यारोप तो खैर हर कोई लगाता है, लेकिन हमारी मांग है और हमें उम्मीद है कि जो अब टेक्निकल इशू थे, अभी मालूम हुआ जैसे अधिकारी आए, टेक्निकल इशू बताए गए, तो जल्दी ठीक होने के बाद वो शासन को चिट्ठी दे दी गई है और सरकार से उन्होंने कहा प्राक्कलन के बाद कई करोड़ रुपए इसके लिए सैंक्शन हो गए, स्वीकृति मिल गई है। और हमें बड़ी उम्मीद है, हम माननीय विधायक जी से भी और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी और माननीय सांसद जी से भी इसका अनुरोध करने के बाद इसमें तुरंत कार्य करने के लिए हम इसके एक आश्वासन दें। जिस तरह से ऐसा सर, ये मुख्यमंत्री घोषणा है और ये जो मार्ग है चौड़ीकरण का, इसका एस्टीमेट जो है शासन को प्रेषित किया जा चुका है और जैसे ही स्वीकृत हो जाएगा हम तुरंत इसमें
कार्रवाई स्टार्ट कर देंगे। ग्रामीण आंदोलन की बात कर रहे हैं, क्या माना है, कब तक स्वीकृति मिल जाएगी और कब? अब ऐसा मैं भी जो है उच्च अधिकारी को इसमें आज की मीटिंग के बारे में अवगत करा दूंगा और जो भी समस्याएं हैं उनको अवगत कराते हुए इस पर आगे जो है आगे अपने स्तर से आगे भी कार्रवाई करने शासन में, जिससे जल्दी से जल्दी ये स्वीकृत हो जाए। नौसेना दिवस पर उत्तराखंड पूर्व सैनिक लीग ने कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान नौसेना के पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया और उनके योगदान को याद करते हुए भारतीय नौसेना की गौरवशाली परंपराओं की सराहना की गई। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने नौसेना दिवस के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डाला। बताया गया कि यह दिवस 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की जीत और ऑपरेशन ट्राइडेंट की स्मृति में मनाया जाता है। इस ऐतिहासिक अभियान के भारतीय नौसेना ने उस दौरान कराची बंदरगाह पर हमला कर पाकिस्तान के 3 जहाज नष्ट किए थे और समुद्री युद्ध में पहली बार एंटी शिप मिसाइलों का सफल इस्तेमाल किया था। भारत पाक युद्ध में हमारे नौसेना ने भाग लिया था और बहुत सक्रिय भागीदारी की थी। इसमें हमने करीब 19 जहाज पाकिस्तान के डुबा दिए थे और उसके साथ ही उनके करीब 1900 से भी ज़्यादा सैनिक जो है नौसैनिक ख़त्म हो गए थे। पूरा कराची हार्बर ख़त्म कर दिया गया था और उस ऑपरेशन को हम ऑपरेशन ट्राइडेंट कहते हैं, जो कि पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन चलाया था चंगेज़ खान। उस चंगेज़ खान ऑपरेशन के विरुद्ध में ये ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया गया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजपुर रोड स्थित राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय में नौसेना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने पुस्तक इंडियन लिस्ट ऑफ रेडियो सिग्नल्स वॉल्यूम 1-2 का भी विमोचन किया। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना के लिए उसके ऑपरेशन ट्राइडेंट की उपलब्धियों का स्मरण करते हुए कहा कि ये नौसेना सहित पूरे देश के लिए गौरवान्वित महसूस करने और उस जीत को याद करने का अवसर है। राज्यपाल ने सभी देशवासियों को नौसेना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारतीय नौसेना पर हम सभी को गर्व है। उन्होंने कहा कि आज के दिन हम उन वीर सपूतों को नमन कर रहे हैं जिन्होंने हमारे समुद्री हितों की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी को नेवी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारतीय नौसेना की वीरता और समर्पण के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है। नौसेना देश की वो शक्ति है जिससे भारत के दुश्मन टकराने से डरते हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर में फरवरी के महीने में प्रस्तावित नेशनल गेम्स की तैयारियों को लेकर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने निर्माणाधीन इंडोर स्टेडियम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों और निर्माणाधीन एजेंसी से जानकारी भी ली। उन्होंने स्टेडियम के ड्रेनेज सिस्टम को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। बता दें 38वें नेशनल गेम्स 28 जनवरी से 14 फरवरी तक उत्तराखंड में होने हैं। ऐसे में 3 गेम हैंडबॉल, वॉलीबॉल और साइकिलिंग गेम रुद्रपुर के मनोज सरकार स्टेडियम में होना है। इसमें लगभग 1500 खिलाड़ी रुद्रपुर पहुंचेंगे। खेल विभाग द्वारा की जा रही तैयारियों का जायजा लेने के लिए कुमाऊं कमिश्नर रुद्रपुर स्टेडियम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने इंडोर स्टेडियम के निरीक्षण के दौरान लाइटिंग और वेंटिलेशन बेहतर करने के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने साइकिलिंग ट्रैक का भी निरीक्षण किया। कोऑर्डिनेशन स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का है, उसको भी हम सुनिश्चित कराएंगे। अभी केवल एक यहाँ पे बड़ी कमी उस सेंस में आप देखेंगे तो केवल इतना था कि जो ड्रेनेज के काम हो रहे हैं इसकी जो इवेंचुअली निकासी होनी है उस पर पूरी तरीके से होमवर्क नहीं हुआ। तो आज भी उस पर सहमति बन गई है और इवेंचुअली इस पानी को यहाँ से हम बाहर निकाल देंगे। मेन जो आपका हॉल है उसमें कुछ काम लाइटिंग के बाकी हैं और वेंटिलेशन के बाकी हैं, इस पे भी काम चल रहा है। बाकी जो 14 दिन के आसपास यहाँ पे इवेंट चलेगा उसमें जो रोजमर्रा की देखरेख होगी या मैन पावर चाहिए होगी उसके लिए एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी पैनल पे है, लेकिन स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से अभी कहा गया है कि वो डिटेलिंग इसकी कर लें। सीमांत विकासखंड भटवाड़ी गंगोत्री धाम का प्रमुख पड़ाव है। साथ ही लगभग 40 गांव के प्रमुख बाजार भटवाड़ी को विधायक सुरेश सिंह चौहान के अथक प्रयासों से भटवाड़ी में चारधाम यात्रा मार्ग पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भटवाड़ी को 50 शैय्या युक्त उप जिला चिकित्सालय में उच्चीकृत किए जाने की स्वीकृति मिली है। लंबे समय से भटवाड़ी क्षेत्र में यात्रा मार्ग के निकट स्वास्थ्य सेवाओं का उच्चीकरण होने की मांग की जा रही है, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ यात्रा सीजन में नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर तत्काल स्थिति में आम लोगों और यात्रियों को स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा मिल सके।
विधायक ने प्रदेश के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को पत्र प्रेषित करते हुए यात्रा मार्ग में समृद्ध स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने की मांग की थी। ग्रामीणों ने विकासखंड को मिली इस सौगात के लिए सरकार का आभार जताया। इसके लिए मैं सरकार का और माननीय विधायक जी, हमारे गंगोत्री विधानसभा के बहुत ही यशस्वी विधायक आदरणीय सुरेश चौहान जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और प्रमुख जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिनके अथक प्रयासों से आज जो है वहां पे 50 बेड का हॉस्पिटल हमारी राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृति मिली है और जिसकी नितांत आवश्यकता थी पूरे ब्लॉक को, और उससे स्थानीय लोगों को तो सुविधा मिलेगी। अभी तो जितने भी हमारे 4 धाम यात्री गंगोत्री धाम को आते हैं उनके लिए भी जो है यहाँ जो है बहुत बड़ा एक वरदान समझता हूँ कि इमरजेंसी के टाइम पे जो है ये जो है हमारे लिए जो है मील का पत्थर साबित होगा। भटवाड़ी में और गंगोत्री मार्ग की लाइफलाइन माना जाता है भटवाड़ी, और उससे ऊपर कहीं इतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं था। तो सबसे पहले मैं अपने यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री धामी जी का बहुत यहाँ की जनता की ओर से और अपनी ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। अपने स्वास्थ्य मंत्री का भी, जिन्होंने यहाँ पर 50 बेड का लगभग 22-23 करोड़ रुपए का हॉस्पिटल जो है भटवाड़ी के लिए स्वीकृत किया, और उससे जहाँ हमारे तमाम जो सीमांत के लोग रहने वाले हैं उनको भी लाभ मिलेगा और तमाम जो हमारे तीर्थाटन पर्यटन यहाँ पर आते हैं उनको भी इस हॉस्पिटल से लाभ मिलेगा। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए जन उत्तराखंड में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।